केजरीवाल समझते हैं कि वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, वो किसी से कमजोर नहीं समझते। अगर भाजपा के पास कोई ऐसा तगड़ा चेहरा होता तो शायद भाजपा की जीत और भी हो सकती थी। लेकिन जब आप ऐसे नेता है जो राजनीति में आते हैं और कहते हैं मैं तो गवर्नमेंट हाउस भी नहीं लूंगा, मैं अपनी ब्लू वैगन आर में चलता हूँ मफलर लेके, फिर जब आप सरकार में आते हैं और लोग देखते हैं अरे ये तो बड़ा बंगला बन गया। एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में जो टकराव दिल्ली में हुआ है वो कई बार हुआ है। आपको उस तरह का व्यक्ति होना पड़ता है जब आप मुख्यमंत्री दिल्ली के बनते हैं को सबको साथ लेकर पप्पी बिप्पी देकर अपना काम करवाइए। जैसे हेमंत सोरेन झारखंड में, वो एक तरह से एक सहानुभूति भुना पाए कि मुझे जेल में डाला गया, उनकी पत्नी जनता के सामने गई और वो काफी हद तक उस मामले में अपनी एक तरह से वो सफल तरीके से अपनी सहानुभूति भुना पाए। केजरीवाल वो कर नहीं पाए। केजरीवाल 1000 रुपए अगर महिलाओं को देते, इट कुड हैव बीन गेम चेंजर। इसे वोटर की आप समझदारी से जोड़ते हैं कि वोटर के लालच से जोड़ते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। भाजपा ने 2 तरह के वोटर अपनी तरफ किए पिछले 10 साल में। मोदी जी ने एक लाभार्थी वोटर तैयार किया है जिसको सरकारी बेनिफिट सहूलतें मिलती है, और दूसरा वो एक वर्ग है जो कहता है नहीं, हमें राष्ट्र के नाम पे वोट देना है, और राष्ट्र यानी धर्म। भाजपा ने ये मान लिया होगा कि अब रेवड़ी बांटना बंद करो वाला जो बात है, जो पंक्ति है, उसका समापन होना चाहिए। वो भी सहमत है इस बात पर, जिन्हें वो रेवड़ी कहते तो बंटनी चाहिए। एक कांग्रेस को अपनी एक रुतबा है कि हम तो बड़ी पार्टी है। केजरीवाल का एक अपना है कि मैं एक बड़ा नेता बन गया हूँ। अब इन दोनों के बीच में समझौता आप कैसे करें? जब ये सब शुरू हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये सब, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा तो 12-13 साल से ही जीत की तलाश में थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल स्क्रिप्ट में नहीं थे उनकी, वो बीच में आ गए? कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की राजनीति चाहते हैं। 1 साल पहले आप इंडिया अलायंस की बात करते थे, सबको साथ लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस कहती है एकला चलो रे। आज कोई वोटर परमानेंट नहीं है। वही वोटर जो एक दिन आपको वोट देता है, दूसरी दिन किसी और को दे सकता है। ये इंडिया की खासियत है। मैच्योर डेमोक्रेसी होने की तरफ है। अब उसे मैच्योर कहे, ये आपका शब्द है। ये डेमोक्रेसी अपनी है। इसे कोई लोग कहते हैं डेमोकरेंसी, कोई कहता है डेमोक्रेसी। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये है पहेली। 27 साल का सूखा खत्म हुआ बीजेपी के लिए, 12 साल की सत्ता खत्म हुई आम आदमी पार्टी की, और तीसरी पार्टी है कांग्रेस, जिसका प्रदर्शन ज्यों का त्यों रहा, 0-0-0, हैट्रिक है। अभी जो विश्लेषण चल रहे हैं वो इस बात के चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण लोग बता तो रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं मालूम कि जो जीता वो जीता क्यों, जो हारा वो हारा क्यों। हालांकि सयाने कह रहे हैं कि दिल्ली की गलियों में बदलाव की बयार काफ़ी दिनों से चल रही थी, पकड़ने वाले पकड़ भी रहे थे। अरविंद केजरीवाल भी हारे हैं, उन समेत आपकी टॉप लीडरशिप हारी है। हमारे साथ राजदीप सरदेसाई हैं, पढ़ाकू नितिन में पहली बार आए हैं, 3 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2014, 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव पर आपने शानदार किताबें लिखी हैं, आजकल वो काफ़ी चर्चा में हैं। लेकिन ताज़े खत्म हुए चुनाव हैं, तो हमने सोचा ये सही मौका है बात करने का। किताबों पर तो फिर किस दिन लंबी बात होगी, तीनों पर ही। बहुत स्वागत है सर। किताब हिंदी में आई है, तो नितिन, इसलिए अगर आपके दर्शकों को ज़रूर कहिए कि हिंदी की किताब 2024 के चुनाव में मेरे दोस्त विजय त्रिवेदी ने अनुवाद किया है, तो मैं चाहता हूं कि हिंदी में ज़्यादा लोग पढ़ें। क्योंकि ये हमेशा एक कहा जाता है कि लोग अंग्रेज़ी में लिखते हैं, लेकिन हिंदी के जो वाचक है उनको वो किताब 1 साल बाद मिलती है। तो अंग्रेज़ी की किताब नवंबर में आई थी, जनवरी फरवरी, अभी फरवरी में हिंदी की किताब कुछ ही दिनों पहले आई है, तो ज़रूर पढ़ें। तो मैं अक्सर रिकमेंड करता भी हूँ कि हिंदी में करवाइए अनुवाद, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आ ही गई है तो पढ़नी चाहिए। तीनों किताबें खूब घूम कर देश में लिखी हैं राजदीप ने, और मेरा कहना है कि जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको खासकर पढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल सर, चुनाव की बात है, और मैं देख रहा था कि आप अपने शो में भी बैठे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो सोचा कि आज ना बैठ के विस्तार में बात हो जाए। एक तो ये बताइए मुझे कि बहुत सारे एग्जिट पोल्स आ रहे थे, अक्सर वो बेचारे गाली खाते हैं कि तुम गलत थे, देखो तुमने कहाँ से सैंपल ले लिया, जो भी था। पर इस बार अगर मैं ठीक हूँ तो 90% सही ही थे। भविष्यवाणी हो रही थी भाजपा के आने की, आपने भी प्रेडिक्ट किया था, भांपा था। देखिए, सच कहूँ तो मैंने इस चुनाव पे मैं
गली गली घूमा नहीं था, क्योंकि मैं 2 महीने के छुट्टी पे था, दिसंबर जनवरी। और जब मैं वापस आया तो जिन लोगों से मैंने बात की उनका कहना था कि एंटी इनकम्बेंसी है, कि सरकार विरोधी एक तरह से भावनाएं 10 साल हो गए, कहीं कुछ थकावट है, कहीं गुस्सा है, कहीं उदासीनता है, और कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल था कि आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत ही मुश्किल है। सवाल इतना था कि 62 के नीचे कितने गिरेगी, क्या वो 42 तक रुक पाएगी उनकी गाड़ी, या 30 तक जाएगी, 20 तक जाएगी। मेरा इतना ही कहना था कि जो भी जीतेगा सीधे सीधे जीतेगा। ये त्रिशंकु विधानसभा होने की संभावना कम है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति एक तरह से, या कहीं देश की राजनीति आजकल ज़्यादातर जितने भी आप वर्डिक्स देखते हैं, जनता साफ वर्डिक्ट देती है। अगर वो किसी को नापसंद करे तो उनकी नापसंदी उभर कर आती है, अगर वो पसंद करे तो दोबारा चुनकर देती है। लेकिन ये बीच का रास्ता अब नहीं होता भारतीय राजनीति में, ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने किसी को कहा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो ज़रूर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है। एक ही मैंने कहा था कि अगर वोटर टर्नआउट में जो गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में आते हैं, और जो मध्यम वर्गीय है उसमें या तो वोट बढ़ जाता है या उतने उस लेवल पर नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज हो सकता है आम आदमी पार्टी को। और कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना कांग्रेस ठीक ठाक करेगी उतना वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। कांग्रेस को मिले 6%, लेकिन आप देखिए 13 सीटों पर ऐसा है कि नंबर 1 और नंबर 2 में जो मार्जिन है उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले। ऐसे 6 सीटें हैं जहां भाजपा हारी थी और कांग्रेस के वोट उस विक्ट्री मार्जिन से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल एक परसेप्शन था कि जितना अच्छा कांग्रेस करेगी आम आदमी पार्टी को उतना नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ये तय था कि आम आदमी पार्टी के अपना हैट्रिक करना मुश्किल है। कितने सीटें आएंगी इस पर तो विवाद हो सकता है। मैं नहीं समझता किसी को एग्जैक्ट सीटें कर सकते हैं, क्योंकि वोट शेयर और सीटों के बीच में चुनाव के टाइम पे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद इस बार तो कम से कम एग्जिट पोल्स तो सही रहे। 2024 के चुनाव में बहुत गलतियां हुई, हरियाणा के चुनाव में और भी बहुत गलतियां हुई। कुछ हद तक जम्मू एंड कश्मीर में भी कई लोगों ने कहा त्रिशंकु विधानसभा हो सकती, वो भी नहीं हुआ। झारखंड में कई लोगों ने भाजपा को भी जीत दी थी। इन सब के बीच में मुझे लगता है कम से कम दिल्ली में लगभग 1-2 पोलस्टर्स को छोड़ के ज़्यादातर पोलस्टर्स ने सीधे कहा था कि जीत होगी वो तो होगी बीजेपी की, और वही निकला। अच्छा, दिल्ली चुनाव में जो हमें याद है जब शीला दीक्षित का जाना हुआ था, शुरुआत यहाँ से हुई थी कि शीला खड़ी थी, केजरीवाल खड़े थे, इसमें बेदी की भी एंट्री हुई थी। चेहरे बहुत ही प्रोमिनेंट थे पिछले कुछ चुनाव में। इस बार चेहरा ज़्यादा कुछ था नहीं। अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन वो जेल चले गए तो आतिशी मर्लेना मुख्यमंत्री बन गई। दूसरी तरफ तो चेहरे ही नहीं थे। भाजपा की जो सबसे बड़ी आलोचना थी इस चुनाव में वो यही थी कि आपके पास चेहरा ही नहीं है, आप किसे बनाएंगे। मनोज तिवारी चुनाव लड़कर देख चुके थे, प्रवेश वर्मा भी इस तरह से कोई प्रोमिनेंट फेस नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी आलोचना थी, क्या वही उनके लिए सबसे बड़ा फायदा भी साबित हुआ है? देखिए, चुनाव के बाद हम पोस्टमार्टम बहुत करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हाँ ज़रूर 2015 और 20 में, खास करके 2015 में भाजपा को लगा कि अरविंद केजरीवाल को अगर टक्कर देनी है तो उनके खिलाफ कोई चेहरा नज़र आना चाहिए। इसलिए उन्होंने लास्ट मिनट किरण बेदी को लाया। किरण बेदी जो पार्टी की मेंबर भी नहीं थी, उनको आप लड़ाते हैं, उनको एक तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं। 2020 में कुछ हद तक मनोज तिवारी का भी चेहरा चला था, लेकिन मुझे लगा भाजपा को इस बार लगा कि हम इसे कोई लीडर नेतृत्व का कॉन्टेस्ट नहीं बना रहे, जनता के मुद्दों का कॉन्टेस्ट बना रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है भाजपा ये भी जान गई कि उनके पास कोई नेता नहीं था जो अरविंद केजरीवाल जितनी उनकी एक तरह से लोगों से
लोग उसे आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि केजरीवाल जैसे ही चुनाव में आते हैं लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल, ऐसा कोई भाजपा का नेता नहीं था जिसको आप कहें हाँ परवेश वर्मा यानी भाजपा का नेता। तो मुझे लगता है इसी वजह से बीजेपी ने बड़ी सोच समझकर रणनीति बनाई कि इस बार मुद्दों पर लड़ेंगे, क्योंकि अगर एक लीडरशिप कॉन्टेस्ट हो, वही अरविंद केजरीवाल चाहते थे। केजरीवाल चाहते थे चलिए चुनाव करिए, केजरीवाल बनाम कौन। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि अगर भाजपा के पास कोई ऐसा तगड़ा चेहरा होता तो शायद भाजपा की जीत और भी हो सकती थी। अब वो कौन चेहरा है वो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा चेहरा होता, क्योंकि देखिए जब एंटी इनकम्बेंसी आती है, किसी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराज़गी होती है, तो फिर वो किस लेवल तक जा सकती है इसका कोई हम हिसाब नहीं निकाल सकते। अगर नाराज़गी इतनी है तो फिर चेहरे से और भी बढ़ सकती है, अगर अच्छा चेहरा आपके पास हो। लेकिन भाजपा के पास उस तरह का चेहरा नहीं था, और बड़े इंटेलिजेंटली भाजपा ने परवेश वर्मा को रखा, क्योंकि वो जान गए कि परवेश वर्मा उस तरह का कैंडिडेट है जो पूरी तरह से ज़मीन पर केजरीवाल को अपने एरिया में टक्कर दे सकता है। अब आप सोचिए, वो तो है आउटर दिल्ली से, आते हैं न्यू दिल्ली, तो ऐसे नहीं है कि परवेश वर्मा नई दिल्ली से आते हैं इसलिए आपने उनको खड़ा किया है। लेकिन परवेश वर्मा में वो वो फाइट करने के लिए तैयार है, और केजरीवाल जैसे व्यक्ति को टक्कर देना आसान नहीं है। लेकिन परवेश वर्मा को मुझे लगता है पार्टी ने कहा देखो ये आपको मौका है एक तरह से अपने पॉलिटिकल करियर को एक अलग लेवल पर ले जाने का, कि आप जायंट किलर बन गए। और तो वो चला एक बार, पर जैसे मैं कहता हूँ वही अगर रणनीति ना चलती, देखिए मार्जिन कितना था 3%। आज हम ऐसे चर्चा कर रहे हैं जैसे सब कुछ आम आदमी पार्टी ने गलत किया और जो भी बीजेपी ने किया वो तो सोना निकल कर आया। 3-4% का फर्क था। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ टाई अप करती तो शायद फर्क पड़ता। अगर कहीं ना कहीं केजरीवाल भी अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव लाते तो उसका फर्क हो सकता था। कुल मिलाकर 43% और 47% इन दोनों, 43-44% आपको और 47% भाजपा को मिलते हैं, तो गैप बहुत कम था। 2% स्विंग, 2% स्विंग, कुल मिलाकर मुझे लगता है भाजपा को 2 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, बस उसमें खेल हो गया, उसमें खेल हो गया। असली कहानी दिल्ली की ये है कि मुझे लगता है कि हमारे इस चुनाव दिल्ली के इस चुनाव में बिल्कुल एक क्लास डिवाइड हुआ। आप मध्यम वर्गीय से थे तो आप भाजपा की तरफ गए, आप लोअर इनकम या गरीब तबके से आते थे तो आपने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया। अब 12 सीटें रिजर्व्ड है दलितों के लिए, उसमें से 8 सीटों पर जीत हुई है अरविंद केजरीवाल और आपकी, यानी गरीब तबका मुझे लगता है जहां 25% से ज़्यादा दलित समाज है, ऐसी केवल 3 सीटें हैं जहां भाजपा जीती है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि इस शहर में अब एक क्लास डिवाइड है। आपके पास पैसे हैं तो ज़्यादातर आप मुझे लगता है भाजपा को वोट देते हैं। मिडिल इनकम, अर्बन मिडिल क्लास भाजपा की तरफ हो गया है, जिसका, और केजरीवाल की तरफ अब लो इनकम ही रह गया है, लो इनकम ग्रुप रह गया। आप जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे जी, तो वो तो ठीक है, ये तो बहुत ही एक वेग टर्म है, समझ में आता है कि हाँ ठीक है 12 साल किसी को सत्ता में हो गए तो सब वर्गों की कोई ना कोई शिकायत होगी, सभी को ये लगता है कि अब दूसरी पार्टी को देख लेते हैं। इनफैक्ट वो जो पीढ़ी थी जिसने शुरू में अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, करप्शन, एंटी करप्शन के नाम पर जब हुआ, वो भी समझदार हुई, बड़ी हुई, या उसके कंसर्न्स भी बदल गए अब, और एक नई पीढ़ी भी आई होगी। मगर मैं ये समझने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ कि जो मुख्य मुद्दा था अरविंद केजरीवाल का, जिससे उनका पदार्पण हुआ राजनीति में, करप्शन वाला, उसका क्या हुआ? क्योंकि इस तीसरे टर्म तक आते आते तो वो खुद ही जेल चले गए। इससे डेंट हुआ इमेज में बहुत बड़ा। देखिए 2 चीज़ें के, ये एंटी इनकम्बेंसी के 2 पहलू हैं, 3 पहलू मैं कहूँगा। एक तो है कि लोगों की नाराज़गी की कुछ सुविधाएं जो उनको लगा उन्हें मिल नहीं रही है, जैसे कूड़ा, जैसे सीवर, जैसे पानी,
गंदगी पानी में, सीवर, आपको पिछले साल याद होगा जब बारिश गिरी थी, वाटर लॉगिंग इतनी हुई थी, तो उसका एक गुस्सा। यमुना का नाम खूब आया इसमें। यमुना का नाम आया, वो तो यमुना तो ऐसे वो नेता लेते हैं कौन आप ये मत सोचिए कि कोई मैंडेट यमुना पर है, लेकिन हाँ उसको भी आप जोड़ सकते हैं कि इन सब मुद्दों पर मैं ज़्यादा कहूँगा कूड़ा कचरा जो होता है, क्योंकि वो हर व्यक्ति के डे टू डे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसे मुद्दे जो लोगों के डे टू डे मुद्दे से जुड़े हैं, उस पर लोगों का गुस्सा था, रोष था। एक नंबर 2, लोगों को लगा कि यार हमने इनको वोट दिया है क्योंकि इन्होंने कहा हम पार्टी विद अ डिफरेंस है, हम अलग पार्टी है, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब आप कहते हैं आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और फिर आप ही पर आरोप लगते हैं कि आप भ्रष्ट हैं, आपके कई नेता जेल जाते हैं, तो लोगों को एक निराशा कि देखिए हमने तो हमारे इतने आशाएं थी कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन ये दूसरों जैसे निकल गए। और तीसरा मैं कहूँगा एक पर्सनालिटी कल्ट जो है, अरविंद केजरीवाल चेहरा, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो वॉलेंटियर की स्पिरिट थी वो कहीं दब गई। और वो एक कारण भी है कि वो एक पैशन से जो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे 10 साल, कहीं उनमें भी उदासीनता आई कि यार हमने इतना सब कर दिया, लेकिन आखिर में हमारी पार्टी में भी वही चीज़ें हो रही है जो बाकी पार्टियों में होती है। और बीजेपी ने एक मुद्दा बहुत अच्छी तरह से भुनाया, वो था शीश महल। ये अब शीश महल में है क्या नहीं है वो तो छोड़िए, लेकिन बीजेपी ने और उसमें मीडिया का बहुत योगदान है, खास करके टीवी मीडिया का, कि आपने एक ऐसी तस्वीर बना दी जैसे अरविंद केजरीवाल कोई राजा है जो महल में रह रहे हैं। आप कभी कभी चलिए ये फार्म हाउस देखिए बाकी नेताओं के, कोई कम नहीं है, लेकिन जब आप ऐसे नेता हैं जो राजनीति में आते हैं और कहते हैं मैं तो गवर्नमेंट हाउस भी नहीं लूँगा, मैं अपनी ब्लू वैगन आर में चलता हूँ मफलर लेके, फिर जब आप सरकार में आते हैं और लोग देखते हैं अरे ये तो बड़ा बंगला बन गया, तो उसका कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता या इमेज पर, हाँ, क्योंकि पैरामीटर तो खुद अरविंद केजरीवाल की सेट किए हुए थे। हाँ, देखिए प्रॉब्लम यही हुई ना कि अरविंद केजरीवाल जिस वजह से राजनीति में आए या जिस वजह से उनको राजनीति में सफलता मिली, जब उन्हीं वजहों पर एक वाद विवाद खड़ा होता है तो मुझे लगता है वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट लोगों पर होता है और वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए इसका। हाँ, देखिए मुझे नहीं लगता दिल्ली लिकर स्कैम से ज्यादातर लोगों का कुछ लेना देना है। लोगों को लगता है यार ये कहीं ना कई लोगों को लगता है कि ये तो अरविंद केजरीवाल को फिक्स करने के लिए किया गया है, तो एक पब्लिक सहानुभूति थी शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे बाकी मुद्दे निकल के आए, जैसे मैंने कहा जो कूड़ा कचरा का मुद्दा है, गवर्नेंस का मुद्दा है, एक तरह से शीश महल का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी ने बुनाया, इन सब को जब एक साथ आप लें तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए वहीं एक तरह से वो एक बड़ी समस्या हो गई। अच्छा, आपने कुछ नेताओं के नाम लिए, जैसे आपने प्रवेश वर्मा का नाम लिया है ना, जी, और भी बहुत सारे नेता हैं जो अपने अपने ढंग से सक्रिय थे इस चुनाव में। क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ आपको ऐसा लगता है कि जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के आसपास भी नहीं है, ना काउंटर करने में, ना अपना ही कोई मुद्दा चलाने में, निश्चित करने में, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के साथ। द्वितीय पंक्ति में कोई नहीं है अब। जी बिल्कुल, लेकिन आप ये भी जानिए कि आम आदमी पार्टी 10-12 साल की पार्टी है। भाजपा या आरएसएस जो है 100 साल आरएसएस के कंप्लीट हो रहे हैं, कांग्रेस कितने सालों की पार्टी है। तो ये ज़रूर एक कमज़ोरी थी कि एक सेकंड लेवल, उस लेवल की लीडरशिप आपके पास शायद नहीं थी, लेकिन ये कोई हार का कारण नहीं है। देखिए आप ये भी जानिए, हम जितना भी विश्लेषण करें, एक सच्चाई लोगों के सामने और भी रखनी चाहिए। हमने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की गलतियां तो है ही, उन्होंने मुझे लगता है कि उन्होंने जैसे इस्तीफा देना चाहिए था पहली बार जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करेंगे, उस आदेश को पार्लियामेंट के जरिए सरकार ने बदल दिया और कहा नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आएंगे, यानी आपने मुख्यमंत्री को कमजोर किया। उस मुद्दे पर अगर केजरीवाल जी जनता के सामने जाते और कहते मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं, चलिए मिड टर्म पोल करते हैं, क्या आप इस तरह की सरकार चाहते हैं जिस पर मुख्यमंत्री को कोई कमजोर अधिकार ही ना हो, जिसके अधिकार ना हो, तब कर सकते थे।
या जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले उनको अरेस्ट किया, कहा चलिए आप मुझे जेल में डाल रहे हैं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं आप फिर जनता की अदालत में जाऊंगा। जब तक उन्होंने इस्तीफा दिया उनकी वो बहुत देरी हो गई। ये एक बात है। दूसरी बात आप जानिए, इसमें कोई बराबर का मुकाबला नहीं था। बीजेपी के पास जितने साधन हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, जितना पूरा एक मशीन तैयार हुआ है और सरकारी यंत्रणा पूरी तरह से, मेरा एक दोस्त है जो चुनाव लड़ रहा था और वो मुझे बता रहा था कि उसके लोगों को किस तरह से पुलिस, अगर वो लोग कैंपेन पे जाते थे तो उसको किस तरह से पुलिस के लोग हैरेस कर उनके वर्कर्स को कि खबरदार आप कैंपेन पर चले गए, आप पर हम कार्रवाई करेंगे। लोकल लेवल पर ये हो रहा था। तो कई ऐसी चीज़ें हुई है। सरकारी यंत्रणा, एलजी देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर अखबार में कॉलम लिखते हैं जिसमें वो मुख्यमंत्री को कोसते हैं। अब एलजी को इन सब चीज़ों से दूर हटना चाहिए। एलजी के आने से, जब से विजय सक्सेना आए, उनका एक में लक्ष्य था, लगता है कि ये आम आदमी पार्टी सरकार को घेर दीजिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जितने दिन आतिशी मार लेना रही सीएम जी, उनकी फाइलें थोड़ी आराम से पास हो गई। अरविंद केजरीवाल की थोड़ी मुश्किल होती थी। इसमें व्यवहार का भी एक कोई बिंदु है? बिल्कुल है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने एक गलती की। जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, वो ये भूल गए कि आप केवल एक सिटी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। ये पूरी तरह से स्टेट, राज्य भी नहीं है। लेकिन आप चाहते थे कि मुझे वो अधिकार मिले, वो दर्जा मिले जो एक पूर्व मुख्यमंत्री से वो नहीं मिलेगा। एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में जो टकराव दिल्ली में हुआ है वो कई बार हुआ है। आपको उस तरह का व्यक्ति होना पड़ता है जब आप मुख्यमंत्री दिल्ली के बनते हैं कि सबको साथ लेकर पप्पी बिप्पी देकर अपना काम करवाइए। शीला दीक्षित इसमें माहिर थी। आ रहा था मेरे दिमाग में, अपनी ही सरकार के खिलाफ। पर बॉस उस जमाने वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री भी थे। अब एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी, दोनों के बीच में टक्कर। यूपीए के सरकार के टाइम भी ये खबरें आती थी कि शीला दीक्षित पुलिस के मामले में अपने ही गृह मंत्री से मिलने जाती थी, बात करने जाती थी। तो ये पुल उन्हें भी बनाना पड़ा, जबकि उनकी अपनी सरकार थी, अपनी पार्टी की सरकार। देखिए, दिल्ली चलाना आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में जो अधिकार का डिवीजन है, उसमें आपको एक दूसरे के साथ काम करना ही होगा। अरविंद केजरीवाल उस तरह के व्यक्ति, ही वॉज मैन इन अ हरी, तेजी से सब कुछ चाहिए मुझे अभी, नहीं होता है। और फिर कहीं ना कहीं उस वजह से जो टकराव हुआ, और ये शुरुआत से हुआ, आपको याद होगा राइट इन द स्टार्ट कई ऐसी घटनाएं हुई थी, कुछ ऑफिस लॉक किया गया था वगैरह वगैरह। तो एक तरह से एक टकराव तो था। वो चाहते थे एंटी करप्शन ब्यूरो उन्हें मिले, वो तुरंत केंद्र सरकार ने कहा नहीं हो सकता है। और ये भी चल रहा था कि वो एक बार एंटी करप्शन ब्यूरो हो जाए, वो किसी बड़े केंद्र मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरुण जेटली का नाम तब चला था कि वो अरुण जेटली के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो टकराव पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की वो राजनीति, और पर्सनल अटैक्स हो गए। तो पर्सनल अटैक्स, टकराव की राजनीति इस लेवल पर हो गई कि फिर काम करना मुश्किल हो गया। देखिए, पहले 5 साल में ज़रूर कई अच्छी चीज़ें हुई। मुझे लगता है हमें मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा, खास करके शिक्षा पर जो कम से कम फोकस करवाया, वो एक बड़ी बात है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग, एक मैसेज तो गया कि कम से कम एक ऐसा नेता है जो शिक्षा के बारे में चर्चा तो कर रहा है। मनीष सिसोदिया की काफ़ी हद तक लोगों ने वाहवाही की। मोहल्ला क्लिनिक भी आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि वो पहले 5 साल उसमें गए, दूसरे 5 साल कोविड और फिर दिल्ली लिकर स्कैम, इन दोनों के बीच में अरविंद केजरीवाल को ना समय मिला, ना वो या तो समय नहीं निकाल पाए जिससे ये मैसेज जाए कि देखिए मैं गवर्नेंस कर रहा हूँ दिल्ली में, मैं आपकी सुविधाएं इंप्रूव कर रहा हूँ। केवल फ्री पावर, बिजली फ्री देना या पानी फ्री देना, उससे नहीं चलेगा। बट इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। मुझे लगता है, देखिए क्या है ना, अरविंद केजरीवाल के साथ कई लोगों की आशाएं थी, मध्यम वर्गीय भी, प्रोफेशनल्स खास करके। देखिए पॉलिटिक्स में क्या हुआ है कि कई लोग समझते हैं, ये खास करके मध्यम वर्गीय समझता है कि उनके लिए इस राजनीति से कुछ नहीं मिलता। हम टैक्स भरते हैं, हमें सुविधाएं नहीं मिलती है, और ये सब नेता जो हैं ये मौज करते हैं और कई उनमें से भ्रष्ट हैं। एक ऐसे माहौल में
जिसको पूरी तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे ने और अरविंद केजरीवाल ने बुनाया, उनका उभर कर आना लोगों को लगा, अरे वाह, IITN, मैग्सेसे अवार्ड विनर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट, ये कुछ बदलाव लाएगा। जब उतना उस लेवल पर बदलाव नहीं हो पाया तो फिर जितनी आशाएं हैं उतना आपको दुख भी होता है या निराशा भी होती है। तो आशा और निराशा, 15 और 20 में आशा, 25 में निराशा, ये मैं कहूँगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफ़र हुआ है। अच्छा, इस चुनाव में तो भले ही आप नहीं थे उतने एक्टिव फील्ड में, लेकिन इन 12 साल में तो आपकी बातचीत, आपका संपर्क कैडर से भी रहता होगा, कोई ना कोई नेता आपसे बात भी करता होगा। अरविंद केजरीवाल का जो कनेक्ट शुरुआती दौर में था अपने कैडर से, उसमें भी कोई कमी आई होगी क्या? देखिए, वो तो होता है किसी भी पार्टी में। जब आप नेता बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो आप जनता के आप रास्ते पर उतना उतर नहीं पाते जितना आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके संगठन को उतरना पड़ता है। और शायद आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे संगठन और नेता के बीच में जो संपर्क होना चाहिए वो धीरे धीरे टूटने लगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज की दुर्दशा है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन अंदरूनी लोकतंत्र नहीं होता। जो एक नेता कहेगा वही होता है। तो फिर आप अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं कर पाते, उनकी जो परेशानियां, उनकी जो दिक्कतें। एक ही व्यक्ति का सीएम होना, उसी का संयोजक होना प्रैक्टिकली प्रॉब्लमेटिक तो है भाई। आप कार्यकर्ता कब मिलोगे? नहीं, देखिए, स्टार्टअप में कभी कभी ऐसा होता है कि जो फाउंडर होता है, हाँ, उसकी जो वो एक लार्जर देन लाइफ फाउंडर होता है, लेकिन स्टार्टअप हमेशा एक व्यक्ति से आइडेंटिफाई हो जाता है। वो आप कहिए कमजोरी है या कहिए ताकत है, कुछ हद तक कमजोरी, कुछ हद तक ताकत भी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के नाम पर भी लोगों ने वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल, खास करके 2015 और 20 लोगों ने कहा नहीं, मुझे इस व्यक्ति पर भरोसा है, आप पर नहीं, अरविंद केजरीवाल पर। 2025 में वही हुआ कि लोगों ने कहा नहीं, अब मुझ में उस व्यक्ति पर नहीं है। तो ये एक डबल एज सॉर्ड जिसे कहते हैं दौरा है। एक तरफ से आपकी एडवांटेज है कि एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाता है या इतनी उसकी पहचान हो जाती है कि लोग उसको देखकर वोट देते हैं। अच्छा, ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स में जो एक विक्टिम कार्ड अगर मैं उसे कह दूं, वो बहुत ही साफ है। जब शुरुआत में आए, हमें ये काम नहीं करने दे रहे, हमें वो काम नहीं करने दे रहे, उसके बाद उनके ज़रिए लोगों को पता चला कि काम करने में कितनी जटिलताएं हैं दिल्ली का राजकाज चलाने में। क्योंकि उनके साथ ऐसी कोई मजबूरी थी नहीं शीला दीक्षित जैसी कि ऊपर अपनी सरकार नीचे अपनी सरकार, तो खुलकर भी नहीं कह सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने उन समस्याओं को खुलकर कहा, इनफैक्ट बढ़ा चढ़ाकर भी कहा होगा। पर अब जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में, वही अरविंद केजरीवाल जेल तक चले गए, उनकी पूरी लीडरशिप जेल में चली गई। वो जो विक्टिम कार्ड था, या मैं कहूं कि अगर आप पीड़ित थे भी सही में, तो भी आप लोगों तक ठीक ढंग से अपनी बात पहुंचा ही नहीं सके, लोगों को इस बात पर कन्विंस ही नहीं कर सके कि आप सत्ता के पीड़ित हैं, भले आप खुद छोटी मोटी सत्ता में हो। ये कनेक्ट भी, मतलब कैडर के कनेक्ट के बाद मैं जनता से कनेक्ट की बात पूछ रहा हूं। देखिए, इसी में तो भाजपा की एक तरह से जीत है कि जो जैसे हेमंत सोरेन झारखंड में, वो एक तरह से एक सहानुभूति भुना पाए कि मुझे जेल में डाला गया, उनकी पत्नी जनता के सामने गई, और वो काफ़ी हद तक उस मामले में अपनी एक तरह से वो सफल तरीके से अपनी सहानुभूति भुना पाए। केजरीवाल वो कर नहीं पाए। और मैंने कहा इसके 2-3 कारण थे। जैसे मैंने कहा, उन्होंने अगर इस्तीफा पहले दिया होता, शुरुआत में जैसे ही जेल चले जाते कि नहीं अब मैं नहीं, ये बहुत हो गया, मैं जेल से नहीं, वो जेल में गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। ये यहाँ तक कहा गया कि मैं जेल से मुख्यमंत्री रहूँगा। शायद वो गलती थी उनकी, और इस वजह से वो सहानुभूति अगर जनता में थी भी तो वो कम हो गई। मैं समझता हूँ कि जनता जो है ना, आजकल बड़ी ट्रांजैक्शनल बन गई है। इसके लिए हिंदी में क्या वर्ड होगा कि जो मिलता है वो ले लो। अगर कोई 2-2.5 हज़ार दे रहा है मुझे, महिला को, जैसे भाजपा ने प्रॉमिस किया है, तो चलिए ले लेते हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहन में 1.5 हज़ार दे रहे थे तो वो ले लिया। अब आप सोचिए, महाराष्ट्र में जितने डिफेक्टर थे,
जिन पर आरोप लगे थे 50 खोके एकदम ओके कि 50 करोड़ आपने लिए पार्टी बदलने के, सब जीत गए। देखिए जनता जो है ना वो बस चाहती है कि मुझे मिलेगा क्या। अगर आज केजरीवाल की एक और गलती हो गई, अगर वो 1000 रुपए महिलाओं को दे पाते, अप्रैल मई में ही शुरुआत कर देते कि देना है, फिर एलजी रोक लेते, वो अपनी बात अलग है, वो कह देते फिर, और फिर जनता के पास जाओ और कहते मैं आपको 1000 रुपए देना चाहता हूं, एलजी रोक रहा है, वो विक्टिम कार्ड जनता जरूर मुझे लगता है उनके पक्ष में आता। लेकिन ये कहना कि इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया है, और केवल वो नहीं ना, कहीं उनके एक ही नेता नहीं, उनके 3 4 5 नेता चले गए, इसका और असर जनता पर हो गया कि कुछ ना कुछ तो होगा। इतने नेता क्यों जा रहे हैं? कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनको एक उनकी विश्वसनीयता मध्यम वर्गीय में कम हो गई, गरीबों में अभी भी है। इसीलिए गरीब तबका, जब आप देखेंगे कई इलाकों में अभी भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि उनमें अभी भी ये डर है कि भाजपा के आने से क्या उनकी जो सहूलियतें हैं वो सब निकल जाएगी। भाजपा ने लेकिन बहुत कोशिश की झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए। मैंने सुना है कि आरएसएस के लोग, हर एमपी एमएलए, कुछ लोग, एक बीजेपी का नेता मुझे बता रहा था 20-20 लोगों की नुक्कड़ सभा कर रहे थे, और ऐसे 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं हुई पिछले 1 महीने में। तो बीजेपी के पास वो साधन थे, वो व्यक्ति थे, वो जज्बा था, वो मशीन थी, उसको मैच करना बहुत मुश्किल है। फिर भी आम आदमी पार्टी को 43-44% वोट मिलते, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। यानी वोटर तो है उसका भी एक वोटर है, एक तरीका का वोटर है, बिल्कुल है। अब सवाल यह है कि अब आप बाकी वोटर में अपनी विश्वसनीयता वापस कैसे लाओगे? बहुत मुश्किल होता है। एक बार खासकर आउटर दिल्ली के, जहां 10 की 10 सीट पहले उन पे थी, अब भाजपा पे। हाँ, भाजपा के पास गई है, और उस एरियाज में जो जाट गुज्जर जो कॉम्बिनेशन है, जो देहात है, उनको लगता, हरियाणा से सटा हुआ एरिया है, एक उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया है, वहाँ भाजपा ने बहुत काम किया, और वहाँ मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को पता चल गया था कि हमारी मुश्किलें बढ़ सकती है। वहाँ उनके नेता भी कुछ छोड़कर चले गए, कैलाश गहलोत वगैरह छोड़कर चले गए थे, और वो जीते इधर आकर। हाँ, और जीते, सीट बदली लेकिन फिर भी जीते। कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि 10 साल की जो है ना एंटी इनकम्बेंसी, बहुत मुश्किल होता है उसे ओवरकम करना। बहुत कम राज्य है। आप आज की तारीख में देखिए, एक गुजरात है जहां भाजपा की सरकार 25 सालों से लगातार रही है, दूसरा है बंगाल जहां ममता बनर्जी की 15 साल से सरकार है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कौन सा वो राज्य है जहां 10 साल से ज्यादा एक ही सरकार रही है। मध्य प्रदेश रहा। मध्य प्रदेश बीच में कमलनाथ जीते थे, डुलमुल हुआ। हाँ, तो मध्य प्रदेश धीरे धीरे गुजरात मॉडल की तरफ चल रहा है। केरल की तरफ चले जाएं तो मिल जाएगा आपको। हाँ, नहीं, बाकी सब राज्य में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 टर्म मिले हैं। हाँ, नवीन पटनायक को 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे, इस बार उनको हार झेलनी पड़ी उड़ीसा में। वोटर को कोई, किसी वोटर का लगाव जो है ना, वो जो अपने लिए कुछ करे उसी के साथ है। केजरीवाल 1000 रुपए अगर महिलाओं को देते, इट कुड हैव बीन गेम चेंजर। इसे वोटर की आप समझदारी से जोड़ते हैं कि वोटर के लालच से जोड़ते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके 2 पहलू हैं नितिन। एक लालच आपने कहा, और समझदारी। वोटर लालची भी है और समझदार भी है। मुझे अभी भी याद है, महाराष्ट्र में मैं वर्धा में था, किसी एक महिलाओं के साथ वो खेत में कुछ गन्ना काट रही थी शायद, या कपास के खेत में थे हम, और कपास के खेत में उस महिलाओं से मैंने पूछा कि आपको ये 1,500 मिल गए? हाँ, मिळाला आम्हाला, दिवालीचा बोनस पण मिळाला, दिवाली का बोनस भी मिल गया, 7,500 मिल गए, तो वोट किसको दोगे? उन्होंने कहा नहीं वोट तो नहीं। मैंने उनसे कहा फिर कांग्रेस तो आपको कह रही है 3,000 रुपये देंगे, तो उन्होंने कहा सर जब कांग्रेस देगी तब देगी, अब तो आ गए ना 1,500। तो वोटर खुश था कि 1,500 मिल रहे हैं। लालच भी उसमें थी और समझदारी भी थी। मुझे लगता है उनको लगा कि देखिए ये डबल इंजन जो है उसमें समझदारी आती है कि आपको लगता है कि अगर केंद्र में वही सरकार है और राज्य में वही सरकार है तो काम जल्दी होंगे, तो काम जल्दी होंगे। तो मेरा ना एक सवाल इससे उभरता है, मुझे पूछना है फिर कि जो कम्युनल एंगल पर वोट देते हैं वो वोटर, और एक ये वोटर जो अपना वेलफेयर देखता है, जिसको लगता है लाभार्थी वर्ग, अगर मैं ऐसा कहूँ, है ना,
तो क्या लाभार्थी वर्ग का वोटर होना या कम्युनल एंगल पे वोट करना, इनमें से फिर किसे ज्यादा समझदार आप मान रहे हैं? देखिए, भाजपा ने दो तरह के वोटर अपनी तरफ किए पिछले 10 साल में। मोदी जी ने एक लाभार्थी वोटर तैयार किया है जिसको सरकारी बेनिफिट सहूलतें मिलती है, डीबीटी के जरिए पैसा उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। और दूसरा वो एक वर्ग है जो कहता है नहीं, हमें राष्ट्र के नाम पे वोट देना है, और राष्ट्र यानी धर्म को जोड़कर वोटर, एक तो एक धार्मिक वोटर है जो धर्म के नाम पर दे रहा है और एक लाभार्थी दे रहा है। इन दोनों के बीच में मैं कहूँगा जो धर्म के नाम पर दे रहा है वो इमोशनल होके दे रहा है, भावुक होके दे रहा है, और उस वोटर को मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो वोटर जो है उसको मैं क्या कहें, वो समाज को के इस बंटवारे में हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पूरी तरह से फंस गया। उसमें मुसलमान भी है और हिंदू भी है। जो लाभार्थी है वो जान गया, देखो बॉस, ये सरकार में जो जाते हैं जिनको हम चुनते हैं वो तो हज़ारों करोड़ कमाते हैं, चलिए जो हमको मिलता है ले ले, और दोनों तरफ से ले ले चुनाव के पहले, और आखिर में हम डिसाइड करते हैं कौन हमको हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट लाएगा। ये लाभार्थी वोटर जो है ये मुझे लगता है देश की राजनीति में और उसके वो देश की राजनीति अब आजकल बहुत प्रभावित कर रहा है। ये मैंने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराष्ट्र जैसे राज्य में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, ये आप मान लीजिए। 6 महीने पहले आप किसी भी सरकारी अफसर से बात करते, वो कहते महाराष्ट्र में सरकार हार रही है। लोगों का गुस्सा था जिस तरह से सरकार गिराई गई थी, पार्टियां तोड़ी गई थी, उसके खिलाफ। जैसे ही 7,500 आपके बैंक अकाउंट में आए, वही वोटर पलट गया। वही वोटर जिसने लोकसभा में, कई ऐसे वोटर थे जिन्होंने लोकसभा में आपके खिलाफ वोट दिया था, विधानसभा में आपके साथ आ गया। अब उस वोटर को आप लालची कहेंगे या समझदार कहेंगे मैं नहीं जानता, पर तो रेवड़ी वाली जो राजनीति है वो अब रह कर हाँ, जिसमें भाजपा ने आगे बढ़ चढ़कर कहा था कि रेवड़ी बटनी बंद होनी चाहिए। और मेरे पास जो संकल्प पत्र है भाजपा का, विकसित दिल्ली संकल्प पत्र, जिसमें आखिर में लिखा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं रहेंगी जारी। इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। इट मीन्स भाजपा ने ये मान लिया होगा कि अब रेवड़ी बांटना बंद करो वाला जो बात है, जो पंक्ति है, उसका समापन होना चाहिए। वो भी सहमत है इस बात पर, जिन्हें वो रेवड़ी कहते तो बंटनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल शुरुआत में कैंपेन में गए थे, अक्टूबर नवंबर, उन्होंने शुरू किया था रेवड़ी पर चर्चा। चलिए रेवड़ी पर चर्चा करते हैं, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है रेवड़ियों से। भाजपा को तब पता चला कि यार ये जो मामला है, इस पर अगर हम कहें कि रेवड़ी नहीं देंगे तो एडवांटेज अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जो एक समय कह रहे थे ये सब रेवड़ी बांट रहे हैं, इसके इन रेवड़ियों से हमें दूर हटना है, आज वो ऐसी बात नहीं करते, वो भी बदल गए हैं। ये नहीं हो सकता कि जब मैं किसी को लाभार्थी किसी को फायदा पहुंचाऊं कि वो रेवड़ी नहीं, केजरीवाल पहुंचाए तो वो रेवड़ी बन जाता है। ये भाजपा भी अच्छी तरह से जान गई है। तो रेवड़ी अब हमारे अब सवाल ये उठेगा, रेवड़ी आप किसे कहेंगे? अगर आप किसी को फ्री अस्पताल में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैं नहीं मानता वो रेवड़ी है। या किसी को, गरीब तबके को एजुकेशन में डिस्काउंट या स्कॉलरशिप दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, उसे मैं रेवड़ी नहीं मानता। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो मुझे लगता है देखिए रेवड़ी क्या है, इस पर डिबेट होना पड़ेगा। लेकिन हमारे राजनीति में अब रेवड़ी की राजनीति लग गई महिलाओं पर। अब हर राज्य में आप देखेंगे हर महिलाओं को 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, महाराष्ट्र में तो 3,000 महालक्ष्मी में प्रॉमिस किए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो रेवड़ी है, ये ज़्यादातर हमारे जो सरकारी जो ट्रेजरी है उसमें तो बैंकरप्ट कर देंगे। आपको लगता है इतना बोझ पड़ता होगा? जितना टैक्स आने लगा है, जिस तरह से टैक्स लगता है, इतना निर्मला सीतारमण को लेकर सोशल मीडिया पर तो खूब विरोध देखता हूँ मैं, सड़क पर तो नहीं है सर। मतलब इतना टैक्स अगर इकट्ठा हो रहा हो और नए टैक्स पेयर जुड़ रहे हों, तब अगर कोई ऐसी योजनाएं चलती भी हों जिनमें गरीब या महिलाओं को फ़ायदा पहुँचता हो, तो उसे इस तर्क पर बंद कर देना चाहिए क्या कि ये तो खजाना लुट जाएगा? नहीं, मैं बंद नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को जानिए, वही लाड़की बहन महाराष्ट्र में जिसको लेकर 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को आपने 1,500 रुपये पर महीना दिया था, जैसे ही आप जीत गए आपने अब टर्म्स एंड कंडीशन कहे हैं।
आप वो नंबर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कई सरकारी यंत्रणा महाराष्ट्र में शिव भोजन यंत्रणा है, उसको बंद करने की बात हो रही है। उसको कैसे आप कम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के खजाने पर बोझ तो पड़ता है। आप क्या कर रहे हैं लोगों को नौकरी देने। देखिए हाँ। हमारे समाज में हमारे असली डिबेट जो होना चाहिए इस देश में रेवड़ी पर नहीं, असली डिबेट होना चाहिए नौकरियों पर, रोजगार पर। रोजगार मैं समझता हूं अगले 20 सालों में इस देश की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। अब कैसे आप इतने बड़े देश में जिसमें हर महीने इतने लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनको कैसे आप नौकरियां दोगे? ऑटोमेशन का ज़माना है, एआई का ज़माना है। दूसरी तरफ एजुकेशन की क्वालिटी देखिए, किस तरह का एजुकेशन कई स्कूल्स में मिल रहा है। पीपल आर नॉट जस्ट अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयबल। आप उनको उस तरह की नौकरी नहीं दे पाते जो जिससे वो फिट हो जाए उस नौकरी के लिए। स्किल्स बदल गई हैं, स्किल्स जॉब की। बदल गई है। अब इस पर क्यों कितना जोर आप दे रहे हैं? मैंने नहीं देखा है कि डिबेट इस पर हो रहा है कि आप किस तरह से लोगों को स्किल करेंगे। स्किल इंडिया एक अच्छा वर्ड है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। और ये मुझे लगता है इस पर बहस होनी चाहिए। रेवड़ी एक तरफ और धर्म दूसरी तरफ। धर्म लोगों की भावनाओं के साथ आप खेलते हैं। कोई वोट जिहाद की बात करता है। ये केवल समाज को बांटने के लिए है कि एक समाज इस तरफ जा रहा है तो चलिए आप इकट्ठा होकर दूसरी तरफ आ जाइए। और दूसरी तरफ रेवड़ी है, जो मैं समझता हूँ ब्राइब है। सीधा आप लोगों को एक तरह से घूस दे रहे हैं। कई रेवड़ियाँ ऐसी है जो केवल घूस देने के लिए। ये मैं कहूँगा जो आपने अभी ऐड दिखाई भाजपा की, भाजपा को ये भी पता चला कि नरेंद्र मोदी की लोगों में अभी भी एक विश्वास है कि अगर मोदी जी कह रहे हैं कि 2,500 रुपए हम देंगे आपको 8 मार्च तक, तो वो होगा। उन्होंने ये कहा, मोदी की ताकत जीतने है। के बाद उन्होंने कहा भी कि मोदी की गारंटी पर आपने भरोसा किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि उनके कहने पर वोट मिला है। देखिए ये तो बात सही है, लेकिन लोकसभा में भी यही गारंटी दी थी। तब कई राज्यों में मोदी की गारंटी नहीं चली। देखिए हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। तब वहाँ संविधान मुद्दा बन गया, आरक्षण मुद्दा बन गया 2024 में। अब वो मुद्दा नहीं है, अब संविधान आरक्षण मुद्दा नहीं है। तो अलग चुनाव में अलग अलग मुद्दे लोगों के सामने आते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हर मुद्दे को किस तरह से आप भुनाकर लोगों के सामने जाए। बीजेपी ने इस चुनाव में दिल्ली में वो बड़ी जमकर बड़े चतुरता से लोगों के सामने वो मुद्दे ले गए। लोकल चुनाव को लोकल कर दिया। वही आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है उनको अभी भी लगा कि केवल केजरीवाल जी के नाम पर हम चुनाव जीत पाएंगे। वो ये नहीं अब बन मुमकिन नहीं है। 2500 की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को हर महीने, 21,000 की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट हर गर्भवती महिला को, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिला को, होली दिवाली पे एक सिलेंडर मुफ्त है। और फिर मैं अगर महिलाओं का टर्नआउट देखता हूँ वोट में, तो 60.92% है, 60.92%, पुरुषों का 60.21%। इसका कोई मैच है। देखिए इस चुनाव में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जो पिछले कई चुनावों में दिखी नहीं है। मैंने अब मेरे नई किताब पर महिला का फोटोग्राफ रखा है कवर पर, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पार्टी महिलाओं का वोट जीत पाती है वो चुनाव जीतती है। इस बार दिल्ली में वो दिखाई नहीं देगा उस लेवल तक कि अरविंद केजरीवाल के साथ खास करके गरीब महिलाएं अभी भी थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से वोट पड़ा है उससे मुझे लगता है कि पुरुषों ने खास करके ज़्यादा लेवल पर भाजपा को वोट दिया। तो महिला भले ही 50-50 या थोड़ा कई इलाकों में केजरीवाल जी को भी एडवांटेज था, क्योंकि उन्होंने जो स्कीम्स बनाई थी वो महिलाओं को टारगेट करके बनाई गई थी। जैसे फ्री बस राइड महिलाओं के लिए, बस में आपको फ्री बस राइड मिलता है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने काउंटर मोबिलाइजेशन पुरुषों में किया, और जैसे वो कुछ झुग्गी झोपड़ी में भी जा पाए और वहाँ का वोट निकाल पाए, महिलाओं का भी काफ़ी हद तक वो मध्यम वर्गीय महिला जो है वो भी केजरीवाल से इस बार गुस्से में थी, क्योंकि जो कूड़े, जैसे मैंने कहा, जो समस्याएं हैं, जो उस अपने इलाके की समस्या है, उसको महिलाओं को ज़्यादा भुगतना एक तरह से पड़ता है। सच है। तो ये वजह एक है कि मुझे लगता है कि महिलाओं का वोट भी कुछ लेवल तक केजरीवाल जी से इस बार खिसक गया। ठीक है। और नया वोटर, उसका कुछ आइडिया? नया वोटर का कुछ आइडिया देखिए, मैंने CSDS का अभी तक पोस्ट पोल सर्वे पूरी तरह से देखा नहीं है,
लेकिन मैं समझता हूँ इस चुनाव में जेंडर नहीं, यानी पुरुष महिला नहीं, युवा बुजुर्ग नहीं, लेकिन इस चुनाव में क्लास का डिवाइड था। आपकी आमदनी का डिवाइड, इनकम डिवाइड पे ये चुनाव लड़ा गया। गरीब बनाम मध्यम वर्गीय और अमीर, मध्यम वर्गीय और अमीर एक तरफ ज़्यादातर, और गरीब तबका दूसरी तरफ। क्लास डिवाइड ज़्यादा दिखा इसमें। बिल्कुल। देखिए, मैं वोट करता हूँ ग्रेटर कैलाश में, अच्छा, जहाँ से सौरभ भारद्वाज आते हैं। अब सौरभ भारद्वाज एक अच्छे नेता है, नहीं आते हैं अब। हाँ जहाँ से आते थे सौरभ भारद्वाज। हाँ, अब तो इस बार चुनाव हार गए। हाँ। अब बहुत कम लोगों को लगा था कि सौरभ हारेगा, क्योंकि उनकी एक पर्सनल अपील थी। एक महिला के खिलाफ, शिखा रॉय के खिलाफ हार गए। लेकिन जो मुझे पता चला है, जितने भी मध्यम वर्गीय कॉलोनी के बूथ थे, वहाँ उनको ज़्यादा वोट ही नहीं पड़ा है। तो मिडिल क्लास ने, मुझे लगता है, तय किया था कि अब बदलाव चाहिए। एक बार बदलाव की लहर, आई कॉल इट द मिडिल क्लास वेव इलेक्शन। ये मध्यम वर्गीय समाज में एक वेव का इलेक्शन था। सही। कांग्रेस का वोट परसेंट बेहतर हुआ है, और अभी हम शुरू में कह भी रहे थे कि भाई बेहतर होगा तो आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या केजरीवाल एक हार्ड बार्गेनर है? बिल्कुल है। और मुझे लगता है यही तो है ना कि केजरीवाल समझते हैं कि वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, वो किसी से कमज़ोर नहीं समझते। यही अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, 2014 में वाराणसी में जाकर नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हैं। एक साल राजनीति में आए, लेकिन नहीं, मोदी जी को मैं टक्कर दूंगा। तो वो उनकी एक इमेज है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ किस तरह से आप आसानी से समझौता करना मुश्किल है। देखिए, हरियाणा में मुझे लगता है गलती कांग्रेस ने की। आप बड़ी पार्टी है, आप छोटी पार्टी को 3-4 सीटें देकर समझौता कर लेते। और दिल्ली में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी उसी तरह से एडजस्टमेंट कर सकती थी। तो जब भाजपा दे सकती है 2 सीटें, देखिए, कांग्रेस 2 सीटों से खुश नहीं होती। अब आप सोचिए ना, यही तो एक, देखिए, कांग्रेस एक तो है केजरीवाल की, समझते हैं कि उनकी वो एक नेशनल लीडर है। वहीं कांग्रेस भी समझती है कि हम भी एक बड़ी नेशनल पार्टी है। हालांकि आप 6 चुनाव से दिल्ली में आप शून्य रहे हैं, पर अभी भी एक कांग्रेस की जो मानसिकता है वो शीला दीक्षित के ज़माने की, हम 3 बार चुनाव जीते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस का एक, अगर आप उसे कहिए कांग्रेस, मैं अहंकार शब्द यूज़ करूं या नहीं, लेकिन एक कांग्रेस को अपनी एक रुतबा है कि हम तो बड़ी पार्टी है। केजरीवाल का एक अपना है कि मैं एक बड़ा नेता बन गया हूं। अब इन दोनों के बीच में समझौता आप कैसे करेंगे? कांग्रेस को चाहिए ज़्यादा सीटें, केजरीवाल देने के लिए तैयार नहीं। और पॉलिटिक्स में आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है, केवल गणित नहीं चलेगा। मुझे अभी भी याद है, लोकसभा चुनाव में जब केजरीवाल रोड शो पे जाते थे तो राहुल गांधी तो उनके साथ नहीं थे, और राहुल गांधी अगर कहीं जाते तो केजरीवाल नहीं थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बराबर साथ में रैलियां हुई, यहां नहीं हुई। अभी भी राहुल गांधी के कई लोग इर्द गिर्द जो है, उनको लगता है ये केजरीवाल की वजह से ही कांग्रेस कमज़ोर हुई है, जो कुछ हद तक सही है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने मनमोहन सिंह सरकार को कमज़ोर कर दिया, और उसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी जी को हुआ। ये भी सही है कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ तो कई लोग जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी उसको समर्थन किया था। इसमें एक सवाल पूछने वाला था मैं आपसे कि जब ये सब शुरू हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये सब, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा तो 12-13 साल से ही जीत की तलाश में थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल स्क्रिप्ट में नहीं थे उनकी, वो बीच में आ गए। ये नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बना के उतर जाएंगे? हाँ, लेकिन देखिए, स्क्रिप्ट मैं नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब पूरा भाजपा ने ऑर्गेनाइज किया था। नहीं, जब भाजपा ने देखा कि ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन कितना, जिस तरह से लगातार उसका माहौल बन रहा है, उस माहौल का हम फायदा उठाते हैं। ये हुआ, ये ज़रूर हुआ। और उसी ज़माने में कई आरएसएस के लोग वगैरह इस मूवमेंट से कुछ लेवल पर जुड़ गए, सामने नहीं आए, कुछ पर्दे के पीछे थे। अब उनकी कितनी जानकारी आम आदमी पार्टी के नेताओं को थी या नहीं थी। और मैं ये कहूँगा कि जब अरविंद ने पार्टी बनाई तो तब मुझे लगता है इन्हीं आरएसएस और भाजपा के लोगों को लगा, यार अब ये बहुत बड़ा होने लगा है,
ये हम तो चाहते थे कि केवल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फायदा उठाकर आगे बढ़े, पर ये खुद पार्टी बना रहा है। तो दबाव गुट की तरह काम करे। हाँ, लेकिन नहीं देखिए, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये जो बार बार कहा जाए, अरे हर व्यक्ति की आज़ादी है कि अपनी पार्टी को आगे ये आरोप बढ़ाए। तो किसी पर भी लग सकता है, नहीं, ये तो ओवैसी पर भी लग नहीं, ये सकता तो है, हमेशा केजरीवाल लगता है। पर भी लग सकता है। देखिए कोई भी पार्टी जब आप बनाए तो आप किसी के खिलाफ तो लड़ेंगे ना। अब मायावती ने भी अपने ज़माने में कांग्रेस को या काशीराम जब थे, बसपा ने दलित वोट कांग्रेस से खींच लिया था। क्या इसका मतलब है बसपा भी बीजेपी की उस ज़माने में बी टीम थी? समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट खास करके खींच लिया। क्या इसका मतलब है हम मान ले कि वो किसी की बी टीम है? मैं ये आरोप मुझे लगता है गलत है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक बात तय करनी थी कि आपका दुश्मन कौन है। आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो? मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हो कि अपने आप आमने सामने लड़ रहे हो? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस के कई लोगों में था कि यार ये अरविंद केजरीवाल को एक सबक सिखाना है। इसी ने हमको कमज़ोर किया, इसी ने शीला दीक्षित की सरकार को एक तरह से किनारे पर ला लिया। हम इस बार उन्हें सुकून आया कि हमने बदला ले लिया। अपनी जीरो हैं पर ये भी बाहर हो गए। जश्न अजीब ढंग से मन रहा था और सोशल मीडिया पर बहुत ही खुशी का माहौल था। भाजपा के आने पर कांग्रेस खुश दिखी। देखिए, यही तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की राजनीति चाहते हैं। एक साल पहले आप इंडिया अलायंस की बात करते थे, सबको साथ लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस कहती है एकला चलो रे, एक दिन एकला चलो रे, एक दिन सबके साथ चलेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? राजनीति में आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अब आप 2 साल बाद अगर आम चुनाव फिर से आएंगे तो क्या कहेंगे? साथ में आएंगे। कभी गरम कभी नरम। और एक दिन आप कहते हैं साथ में चलिए, दूसरे दिन आप कहते हैं वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। वोटर को समझाना बहुत कठिन है ना फिर अपने। बहुत कठिन है। और बहुत कांग्रेस के पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं, 10-12 कांग्रेस के पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो अगर आप अलायंस करते तो शायद उनमें से 6-7 जीत भी जाते। तो कांग्रेस को, पर मैं कांग्रेस की भी कि अगर मैं कांग्रेसी अगर कोई होता तो वो भी कहता देखिए यार, इस व्यक्ति ने हमारा वोट खींच लिया है आम आदमी पार्टी ने। अगर आज भी हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़े तो हम अपनी पार्टी कैसे बनाएंगे? पर कांग्रेस क्या उतना मेहनत करने के लिए तैयार है या संगठन बनाने के लिए? केवल दूसरे के को हाशिए पर देखकर हंसना बड़ा आसान है। आपने क्या किया? अपनी लकीर बड़ी करनी जरूरी है। 6% वोट से आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इसका मतलब क्या है? और किसी ने अच्छी तरह से कहा, एक बार कांग्रेस किसी राज्य में तीसरे स्थान पर आती है ना, फिर वो उभर कर फर्स्ट नंबर पर नहीं आ पाती है। यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, एक बार कांग्रेस किसी क्षेत्रीय दल से पीछे हो जाती है, फिर वापस आना उनको मुश्किल होता है। और बीजेपी की रणनीति दूसरी है। बीजेपी पहला चाहती है कि कांग्रेस कमज़ोर हो जाए और फिर क्षेत्रीय दल को हम ख़त्म कर देंगे या अपनी तरफ कर देंगे। अब आप देखिए जेडीयू का क्या हाल होगा नीतीश जी के बाद। वहीं मेरे गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, असम में असम गण परिषद, इन सबको बीजेपी ने एक तरह से धीरे धीरे कमज़ोर करके अपनी पकड़ बना ली। मुझे अभी भी याद है गोवा में शिवसेना को देखिए, बाला साहेब ठाकरे के ज़माने में शिवसेना हिंदुत्व नंबर 1 पार्टी थी। आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है और शिवसेना बिल्कुल टूट गई है। तो बीजेपी रीजनल पार्टीज को ख़त्म करने में लगी हुई है और कांग्रेस उन्हें जगह नहीं दे रही है। नहीं, और कांग्रेस को ये रीजनल पार्टी जगह नहीं दे रहे। हाँ, ये कह लीजिए। अब ये आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी ने जगह ले ली, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जगह ले ली। बंगाल से भी खबर आ गई है, ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि अकेले लड़ेंगे। देखिए, हाँ, वो उन्होंने पिछले 2 चुनाव भी अकेले लड़े थे। कांग्रेस ने वो 2 चुनाव लेफ्ट के साथ लड़े थे। अब आप सोचिए, केरल में आप कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने, हाँ। और उसी समय आप बंगाल में साथ में। ये ऐसे नहीं चलता तो ना, हम साथ हाँ। कहीं और हम दुश्मन दूसरी जगह, ये नहीं होता है। अच्छा, दिल्ली का सीएम कौन होने वाला है? ये मैं नहीं जानता, ना ही मुझे कोई इतना इंटरेस्ट है। जिसका भी नाम मीडिया में चलता है वो तो नहीं बनता है। जिसका भी नाम राजदीप सरदेसाई आगे करे वो कभी नहीं बनेगा। मैंने एक भाजपा के नेता को कहा था, अगर आप बनना चाहें, आपका नाम मैं आगे करूं तो आप फंस जाएंगे। मोदी जी कहेंगे राजदीप सरदेसाई ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए, आपने देखा होगा पिछले समय में मेरे किताब में मैंने एक स्टोरी लिखी है, भूपेंद्र पटेल कैसे मुख्यमंत्री बने।
वो अपने नरेंद्र तोमर जी को बीजेपी ने ऑब्जर्वर की तरह वहाँ भेजा था और कहा कि आप वहाँ जाकर ऐलान कीजिए कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तोमर जी गए, लेकिन नाम नहीं दिया था हाईकमांड ने, यानी दिल्ली से नाम नहीं आया था। तो तोमर जी सबको एड्रेस कर रहे हैं। 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 45 मिनट हुआ, 1 घंटा। हर 15 मिनट अपने असिस्टेंट को पूछे दिल्ली से कोई खबर। वहाँ सब विधायक बैठे उनके सामने, सब इंतजार कर रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। किसी से बात भी नहीं की है तोमर जी ने। ये जो कांग्रेस की पुरानी परंपरा थी वो भाजपा में भी आ गई है कि दिल्ली डिसाइड दिल्ली से करेगा। तय होते थे। तो 1 घंटा चला गया, तोमर बोलते रह गए, अब कुछ और बोलने के लिए था नहीं। फिर आखिर में कोई चिट लेके आया, तो उन्होंने नाम लिया भूपेंद्र पटेल। अब भूपेंद्र पटेल बैठे थे बिल्कुल बैक पे, पहली बार विधायक बने थे। अपने एक इर्द गिर्द देखते हैं, यार यहाँ कोई और भूपेंद्र पटेल है क्या? फिर लोग कहना नहीं तमें छो, आपको बनाया गया है। मुझे बनाया गया। अब आप सोचिए, ये इस तरह से होता है भाजपा में। वो अब आपके राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, वो तो जब मुख्यमंत्री का पद का अनाउंसमेंट था, कोई एक लंच या कुछ चाय का फंक्शन था, वो चाय के आयोजन में लगे हुए थे कि चाय कहाँ है, बिस्किट कहाँ है उसमें, और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। स्टेज पर बैठी हैं वसुंधरा राजे, 2 बार मुख्यमंत्री, उनको कहा जाता है आप भजन लाल शर्मा का नाम अनाउंस करिए। तो अच्छा है ना, नहीं दरी बिछाने वाले, कुर्सी लगाने वाले, चाय पिलाने वाले, नहीं ये सब ठीक है। मुख्यमंत्री अरे हो जाएं। लेकिन आपने विधायकों से बात की क्या? देखिए, ये जो हाई कमांड कहा जाता है ना, कांग्रेस के ज़माने में ये कहा जाता था, इंदिरा गांधी डिसाइड करती थी। एक हमारे महाराष्ट्र में एक बाबा साहेब भोसले थे, जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने, सब, वो तो प्रिंट का ज़माना था, न्यूज़पेपर वाले, अखबार वालों के पास कॉपी नहीं थी कि है कौन बाबा साहेब भोसले। उनको एक ही मालूम था, वकील, उसके आगे उनको मालूम ही नहीं था। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, उनके बारे में प्रोफाइल लिखनी है, 800 शब्द नहीं थे उनके पास लिखने के लिए। तो पार्टी का अनुशासन है ना फिर। अरे क्या अनुशासन, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई डिबेट नहीं होता, कोई डिस्कशन नहीं होता। तो दिल्ली का कौन मुख्यमंत्री कोई बनेगा? पार्टी है जिसमें आप ये कह सकें कि ये आदर्श पार्टी है, ऐसी होनी चाहिए पार्टी है? नहीं, ये हमारी सभी पार्टियों में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। एक ज़माने में कांग्रेस में कम से कम हुआ करती थी, जो हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो डिबेट्स हुआ करते थे, भाजपा में भी, भाजपा में एक ज़माने बिल्कुल हुआ करती थी इनर पार्टी डेमोक्रेसी। वाजपेयी अडवाणी के ज़माने में मैंने सुना है कि अंदर में बहुत कुछ बहस होती थी। अब कोई बहस नहीं होती किसी भी पार्टी में, बस औपचारिकता होती है कि इसको नेता बनाओ, इसको ये करो, डिसीजन। हाँ, इतना है कि भाजपा जब नेता तय करती है उसके पीछे एक रणनीति होती है कि इसका कौन सी जाति समीकरण है, क्या मैसेज जाएगा, ये सब देखती है। मोहन यादव को किया क्योंकि आप चाहते हैं यादव चेहरा आ जाए, ओबीसी चेहरा आ जाए। तो वो जो समीकरण है उसमें लगातार बीजेपी उसमें रहती है, किस यहाँ जाट चेहरा करे, यहाँ नॉन जाट करे। इन सब बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग बहुत करती है, लेकिन डिसीजन दिल्ली लेता है। हाँ, आखिरी 2 सवाल। सीएम का तो पता नहीं, नेता विपक्ष का पता है? क्योंकि टॉप लीडरशिप तो गई नहीं विधानसभा। नहीं, नेता देखिए, 2 बड़े नेता, बड़े मैं कहूँगा 2 नेता उनके जीत गए, एक आतिशी जी और एक गोपाल राय। इन दोनों में से शायद एक कोई बनेगा। अब कौन बनेगा ये वहाँ भी केवल अरविंद केजरीवाल और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ही जाने। लेकिन किसी को ज़्यादा क्या ले, देखिए हम ना ये व्यक्ति से दूर हटकर राजनीति कैसे बदलेगी दिल्ली की। अब बीजेपी ने इतने प्रोमिसेस दिए हैं, मैं देखना चाहता हूँ आप कितने उसमें से कितने उस पर कितने अमल करते हैं। इतने सालों से बीजेपी ही एमसीडी में थी, क्या दिल्ली के हाल बेहतर हो गए? अब आम आदमी पार्टी है, क्या दिल्ली के हाल बेहतर हो गए? देखिए, दिल्ली जैसी राजधानी में आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी एक अच्छा सरकार देने के लिए। एक फ़ायदा है बीजेपी के पास, एलजी आपका है। अब एलजी जो भी सरकार कहेगी करेगा, तो वो उसका एडवांटेज बीजेपी को ज़रूर मिलेगा। यमुना भी साफ कर दीजिए। अब यमुना की बात में कह रहा था, इसमें दिक्कत क्या है? मैं ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूँ कि यमुना को साफ करने में वाकई कागज पर या प्रैक्टिकली क्या समस्या है? आपको क्या लगता है? मैं नहीं आप तो जानता, दिल्ली के निवासी हैं, नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस पर। मैं इतना ही जानता हूँ कि आपको इरादा, नेक इरादा अगर हो और आपके पास पूरी सरकारी यंत्रणा आपके पास होनी चाहिए। देखिए, सरकारी यंत्रणा आप ही के पास होनी चाहिए। अब ये एयर पोल्यूशन का मामला है, ये 3-4 राज्यों का मामला है। अब अगर केंद्र सरकार में उतनी एक
एक क्या कहेंगे इंटेंट, एक इच्छा शक्ति होती कि आपको ये करना ही करना है, तो चारों राज्यों के मुख्यमंत्री को लाते और बैठाते। हरियाणा के मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, यूपी के मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भाजपा है, केवल पंजाब के मुख्यमंत्री आपके हैं। चारों को बिठाइए और एक सिस्टम लगाइए। देखिए ये और अब गंगा में जो प्रदूषण है वो कम हुआ है क्या? मैंने तो नहीं देखा। उस पर तो पूरा मंत्रालय लगा हुआ था केंद्र का। हाँ लगा हुआ था, लेकिन देखिए शुरुआत में बड़ी अच्छी इरादे अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, इच्छा शक्ति है कि नहीं, इरादे एक होते हैं। सबके जो भी सरकार में आते हैं मैं समझता हूँ उनके इरादे नेक होते हैं, सिस्टम आपको ओवरटेक कर लेता है। तो आपको अब मैं समझता हूँ सरकार के पास, मोदी जी के पास और भाजपा के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप यमुना साफ कर दीजिए, दिखाइए दिल्ली वालों को कि यमुना साफ हो सकती है। देयर आर थिंग्स। देखिए मुझे अभी भी याद है सूरत में 90s में गुजरात में प्लेग हुआ था, कई लोगों बहुत, सूरत सबसे देश की मैं समझता हूँ अमंग डर्टीएस्ट सिटीज़, इतनी गंदगी थी वहाँ। एक IAS ऑफिसर राव था मुझे लगता है उनका नाम, उन्होंने सूरत की तस्वीर बदल दी। आप लगातार अब जाइए सूरत में, आप देख सकते हैं जितने उनके बाद भी अफसर आए उन्होंने कोशिश की है कि सूरत को साफ। उस दौर में मैं वहीं था, वडोदरा में ही था। हाँ तो देखिए हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर इच्छा शक्ति हो, अच्छे अफसर हो। इंदौर आज आप जाइए, इंदौर में जो साफ सफाई हुई है वो सिटीजन्स मूवमेंट बन गई है। आपको लोगों को जोड़ना पड़ता है जब आप इस तरह के अभियान करते हैं शहरों में, खास करके मध्यम वर्गीय लोगों को जोड़कर, गरीबों को जोड़कर, कि सफाई में आप सबकी भलाई है और सिटीजन्स मूवमेंट बनाना पड़ता है, जो इंदौर ने किया। और वहाँ अफसर और सरकार दोनों साथ में आए, तो ये हो सकता है। यमुना को क्लीन करने में सरकारी यंत्रणा को पूरी तरह से मशक्कत लगानी पड़ेगी, लेकिन आप देखिए अब आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर अगली बार वाटर लॉगिंग दिल्ली में हुआ और दिल्ली सरकार कहे हरियाणा ने पानी रिलीज किया अपने बराज से, वो नहीं चलेगा, वहाँ भी बीजेपी की सरकार, वहाँ यहाँ भी। तो ये सब जो हुआ है पिछले सालों से, अब लोगों ने वोट बीजेपी को दिया है, बीजेपी की सरकार है, अब दिखाएं कि वो नई दिल्ली बना सकते हैं, कि जिस तरह से साफ सफाई इंदौर में है दिल्ली में भी दिखाए। नहीं तो लोग वही ये मध्यम वर्गीय बॉस ऐसे लोग हैं 5 साल पहले इनके खिलाफ भी चले जाएंगे। ये कई बार ऐसा होता है, कोई किसी के परमानेंट किसी का ये नहीं है वोटर। आज कोई वोटर परमानेंट नहीं है, वही वोटर जो एक दिन आपको वोट देता है दूसरी दिन किसी और को दे सकता है। ये इंडिया की खासियत है। मैंने अपने किताबों में रिसर्च करते ये देखा है, किसी और देश में बहुत कम होता है। एक बार आप डेमोक्रेट वोटर हैं, आप डेमोक्रेट के साथ रहते हैं, रिपब्लिकन रहते हैं, आप वोट करने नहीं जाएंगे, लेकिन करते मोस्टली एक पार्टी के लिए। इंडिया में कोई भरोसा नहीं किसको करेंगे, कहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए किसको, विधानसभा के लिए किसको, और लोकसभा के 10 साल से यही तो चल रहा था दिल्ली में, मोदी फॉर PM, केजरीवाल फॉर CM। मैच्योर डेमोक्रेसी होने की तरफ है। अब उसे मैच्योर कहे, ये आपका शब्द है, ये डेमोक्रेसी अपनी है। इसे कोई लोग कहते हैं डेमोकरेंसी, कोई कहता है डेमोक्रेजी। आखिरी सवाल कि भूकंप अगर दिल्ली में आया तो पंजाब की जमीन क्यों हिल रही है? नहीं, पंजाब की देखिए, केजरीवाल के पास 2 सरकारें थी, एक दिल्ली एक पंजाब। 1.5 सरकारें थी। 1.5 सरकारें थी, बिल्कुल सही, 1.5 सरकारें थी। तो 1.5 में से आधी सरकार जब चली गई तो आपको डर है कि कहीं दूसरी सरकार पर उसका कुछ ना कुछ असर हो सकता है, क्योंकि आपका जो एक तरह से जो हाई कमांड कल्चर है उसमें कुछ ऐसे नेता भी हो सकते हैं जो समझ सकते हैं अब केजरीवाल कमज़ोर हो गए, चलो हम अपनी राजनीति मजबूत करते हैं। और भाजपा ने दिखाया है कि जब किसी भी पार्टी को तोड़ना हो तो आसानी से वो तोड़ भी सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP, कई पार्टियों को उन्होंने, कई राज्यों में भी आपने देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश में तो पूरा अरुणाचल कांग्रेस BJP में शामिल हुआ। तो डर तो है कि कहीं ना कहीं पंजाब में कुछ कोई कर ना पाए, पर पंजाब में मुश्किल है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 91 विधायक हैं, 117 मेंबर के असेंबली में 91 विधायक हैं, यानी तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन आप मज़े की बात यह है कि इस बार भाजपा तोड़ने की बात नहीं कर रही, कांग्रेस कर रही है कि 32 विधायक, बाजवा जी, प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस नेता कह रहे हैं 32 विधायक जो है हमारे इन टच में है। अब आप सोचिए, 9 महीने पहले तो आप चुनाव एक साथ लड़ रहे थे कम से कम दिल्ली में, आज आप कह रहे हैं कि उनके विधायक हमारे पास आ सकते हैं, पार्टी तोड़ सकते हैं। तो पंजाब में ज़रूर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि कई
पंजाब में जो विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनकी कोई वफादारी आपके लिए नहीं है, वो बस सत्ता के लोभी हैं। तो सत्ता के लोभी लोग जो है वो यही देखते हैं आप कमजोर हो गए, चलो अपनी 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 आज़ाद कर लेते हैं अपने सूबे अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं या अपनी सेटिंग कर लेते हैं। मैंने नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में आकर एक वर्ड सुना है, सेटिंग। सबकी सेटिंग होती है, अपनी सेटिंग कर लो। तो आजकल सेटिंग की बात बहुत है, तो सेटिंग पंजाब में करने की कोशिश है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को आप इतना आसानी से कमज़ोर ना समझिए। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत मुश्किल होगा, राह उनकी मुश्किल है। भाजपा ने जिस तरह से CAG रिपोर्ट को पेश करेगी, शायद एक बार फिर उनको उन पर कार्रवाई करेगी। ये लगातार उन पर एक तरह से एक खतरे की घंटी है कि क्या वापस फिर से उनको जेल जाना पड़े। लेकिन उनमें वो कुछ काबिलियत भी है, राजनीति की सोच समझ भी है। तो अगर वो पूरी तरह से पंजाब में कम से कम अपनी स्थिति संभाल पाए, अब उनके पास चैलेंज ये है कि आप पंजाब के चुनाव 2 साल बाद होने हैं, आपके पास 24 महीने हैं, पंजाब संभाल लीजिए। वहाँ आपने महिलाओं को प्रॉमिस किया 1000 रुपये देंगे, दीजिए। वहाँ आपने कई प्रॉमिस किए थे, नौकरियों देना, उद्योग होंगे, ये सब आप करिए ना, एक मॉडल स्टेट बनाइए। देखिए सभी पुलिस भी आपके पास है, वहाँ पुलिस भी LG भी नहीं है, LG भी नहीं है, तो आपके पास कोई ये नहीं एक्सक्यूज़ नहीं है। तो पंजाब अरविंद केजरीवाल के लिए सामने एक चैलेंज भी है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप कुछ कर सकते हैं तो एक बार फिर कम बैक कर सकते हैं। राजनीति में किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने मुझे बुलाया। ये बड़ा अच्छा आपका ऑफिस है। मैं देखता हूँ कि आप लोग बड़े अच्छी इत्मीनान से अपना ऑफिस करते हैं। ये जो टीवी के न्यूज़ रूम में भाग दौड़ बहुत होती है, ब्रेकिंग न्यूज़, उसमें लोगों का ब्रेकडाउन होने वाला है एक दिन। हमारे पास फर्स्ट क्लास AC का डिब्बा है, इसमें बैठ के आराम से काम करते हैं, आराम से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये पढ़ाकू नितिन का एपिसोड था जो दिल्ली सेंट्रिक था थोड़ा, और इसलिए भी क्योंकि अभी हाल में दिल्ली ट्रेंडिंग है और सबकी नज़रें हैं। अभी तो CM भी तय नहीं है, नेता विपक्ष भी तय नहीं है, पंजाब में भी थोड़ी खबरें आ रही हैं। तो राजदीप सरदेसाई को बुलाया, 3 अच्छी किताबें लिखी लोकसभा चुनाव पर और लगातार नज़र रखते हैं। तो देखते हैं आम आदमी पार्टी को पहली बार विपक्ष में बैठने का मौका मिलेगा, वहाँ कैसा परफॉर्म करती है दिल्ली में, और जो होगा जनता के लिए तो फ़ायदेमंद ही होगा। राजनीति ने कह ही दिया है कि आप लालची कहिए, समझदार कहिए, वोटर का मूड बदलता है। तो देखते हैं अपने साथ वोटर कब तक जुटा के रखती है भाजपा और कब कमबैक करती है आम आदमी पार्टी। 5 साल हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी कमेंट है कीजिएगा और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे गुरुवार को।